अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। मैं हूं साजिद हसन और मैं हूं जवेरिया अली। पहले पाकिस्तान और फिर न्यूजीलैंड ने भारत को चारों शाने चित कर दिया। दुबई में IPL खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी दुबई के पिच से ऐसे अनजान निकले कि दुनिया क्रिकेट भारतीय बैटिंग लाइन को खिजा के पत्तों की तरह बिखरता देखती रह गई। भारतीय क्रिकेट टीम तारीख के बदतरीन दौराहे पर। पहले पाकिस्तान ने तारीखी झटका लगाया। फिर न्यूजीलैंड ने मुंह के बल गिरा दिया। T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के बॉलर्स की उम्दा कारकर्दगी की बदौलत भारत को एकतरफा मुकाबलों के बाद 8 विकेटों से शिकस्त हो गई। दुबई में खेले गए सुपर 12 राउंड के मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर भारत को पहले बैटिंग की दावत दी, जो उनके लिए मौत साबित हुई। भारत ने इनिंग्स का आगाज किया तो न्यूजीलैंड की नपीतुली बॉलिंग के सबब उन्हें रन्स बनाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा और इसी दबाव के सबब ईशान किशन बाउंड्री पर कैच दे बैठे और इसके बाद लोकेश राहुल भी चलते बने। लेकिन रोहित शर्मा छक्का मारने की कोशिश में सोधी की गेंद पर मार्टिन गुप्टिल को कैच दे बैठे। न्यूजीलैंड के बॉलर्स की बॉलिंग भारतीयों के पल्ले ही नहीं पड़ रही थी कि कप्तान विराट कोहली मैदान में आ गए और छक्का मारने की कोशिश में उनकी भी 9 रन्स की इनिंग्स इख्तिताम को पहुंची। भारतीय टॉप ऑर्डर की बर्बादी पूरी दुनिया देख रही थी। वहीं दुनिया ये भी सोच रही थी कि 10 ओवर बीत जाने के बावजूद टीम इंडिया बाउंड्री कब मारेगी। न्यूजीलैंड के बॉलर्स की शानदार बॉलिंग और उम्दा फील्डिंग का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने चौका मारा तो ये भारत की 71 गेंदों के बाद पहली बाउंड्री थी। रविंद्र जडेजा ने थोड़ी मज़ाहमत करने की कोशिश की, लेकिन ओवर्स ही खत्म हो गए और भारत T20 की तारीख का बदतरीन स्कोर करने में कामयाब हो गया। जी हां, सिर्फ 110 रन्स। हदफ के ताकुब में न्यूजीलैंड के ओपनर्स ने भारतीय बॉलर्स की जमकर धुनाई लगाई और 33 गेंदों कबल ही टारगेट चेस कर लिया। न्यूजीलैंड से बदतरीन शिकस्त के बाद भारतीय क्रिकेट टीम अगर मगर का शिकार हो गई। अब भारतीय टीम को बकिया मैचेस में जीतना तो होगा, लेकिन अब न्यूजीलैंड की कारकर्दगी पर भी इन्हिसार करना पड़ेगा। पॉइंट्स टेबल अब दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार करने लगी है। भारतीय क्रिकेट टीम की बदतरीन हार के बाद अब भारत भी अगर मगर का शिकार है। अपनी मजबूत बैटिंग लाइन के भरम कराने वाला इंडिया अब कहां खड़ा है। भारत को सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए बकिया मैचों में फतह के साथ साथ न्यूजीलैंड की कारकर्दगी पर भी इन्हिसार करना होगा। न्यूजीलैंड को बकिया 3 मैचों में फतह हासिल करना होगी और इसके साथ साथ उन्हें अपने रन रेट को भी बेहतर बनाना होगा। अब ग्रुप 2 में न्यूजीलैंड के साथ अफगानिस्तान की टीम क्वालिफाई कर सकती है, क्योंकि उनका रन रेट सबसे बेहतर है। अफगानिस्तान की टीम अगर भारत और न्यूजीलैंड को शिकस्त देने में कामयाब रहती है तो वो पाकिस्तान के हमरा क्वालिफाई कर लेगी। ताहम अगर अफगानिस्तान की टीम न्यूजीलैंड को शिकस्त दे देती है तो भी भारत को क्वालिफाई के लिए अपना रन रेट बेहतर बनाना होगा। अगर न्यूजीलैंड की टीम अफगानिस्तान से हार जाती है तो ग्रुप की सूरत हाल बहुत दिलचस्प हो जाएगी। अगर अफगानिस्तान की टीम न्यूजीलैंड को शिकस्त दे देती है और भारत की टीम अफगानिस्तान को मात दे देती है तो ग्रुप में तीनों टीमों के पॉइंट्स 6 हो जाएंगे। इस सूरत में अफगानिस्तान, भारत और न्यूजीलैंड में सबसे ज्यादा रन रेट की हामिल टीमें ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी।
सारे हिंदू बुरे नहीं हैं और जो अच्छे हैं उन्हें अपनी अच्छाई की कीमत चुकानी पड़ती है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान और अजीम क्रिकेटर विराट कोहली को भी साथी मुसलमान खिलाड़ी मोहम्मद शामी की हिमायत महंगी पड़ गई। इंतहा पसंद हिंदू इस कदर पस्त हो गए कि उन्होंने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की 10 माह की शीरखार बेटी को रेप करने की धमकियां देना शुरू कर दी। कोई भी कौम, कबीला या मजहब मुकम्मल तौर पर बुरा नहीं होता, लेकिन हिंदू इंतहा पसंद जब गिरते हैं तो पाताल से भी नीचे चले जाते हैं। उन्होंने सबूत दिया कि उनकी गंदी सोच से सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि हिंदू भी महफूज नहीं। इंतहा पसंद हिंदुओं ने अपनी घटिया सोच का मुजाहरा किया और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान और अजीम क्रिकेटर विराट कोहली की 9 माह की बेटी को ज्यादती का निशाना बनाने की धमकियां दी। इसकी वजह बनी विराट की इंसान दोस्ती। हिंदू इंतहा पसंदों ने पाकिस्तान के खिलाफ शिकस्त का जिम्मेदार भारतीय बॉलर मोहम्मद शामी को करार दिया था और साथ ही उन्हें गद्दार करार दिया। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने मोहम्मद शामी की हिमायत में ट्वीट्स किए। अभी हिंदू इंतहा पसंदों का ये गुस्सा काफू नहीं हुआ था कि कीवीज की दी हुई शिकस्त ने इंतहा पसंदों का पारा और चढ़ा दिया और विराट की फैमिली को धमकियां देना शुरू कर दी। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोशल मीडिया पर विराट कोहली की 9 माह की शीरख्वार बेटी से रेप की धमकियां दी गई हैं, जबकि कोहली के खिलाफ ट्रेंड भी बनाया गया। सोशल मीडिया सार्फिन ने विराट कोहली की शीरख्वार बच्ची को रेप की धमकियां देने पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। पाकिस्तानी टीम के साबिक कप्तान इंजमामुल हक ने भी कोहली को दी जाने वाली धमकियों की शदीद मजम्मत की। ये पहली बार नहीं कि हिंदू इंतहा पसंदों ने अपनी घटिया सोच का मुजाहरा किया हो। माजी में भी इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से भारतीय खिलाड़ियों के घरों पर हमले किए जाते रहे हैं। गुज़िश्ता बरस इंडियन प्रीमियर लीग में शिकस्त पर MS धोनी की नन्ही बेटी को भी रेप की धमकी दी गई थी। और तो और स्पीड स्टार शोएब अख्तर ने भारतीय शायकीन क्रिकेट को इंतहाई बुरी खबर भी सुनाई है। शोएब अख्तर ने भारतीय क्रिकेट टीम की बदतरीन परफॉर्मेंस को देखते हुए अफगानिस्तान से भी बदतरीन शिकस्त की पेशगोई कर दी। उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। So I think that very very disappointing to see Hindustan is exiting like this right now. We can exit ही लग रहा है, लेकिन जो शामत आ सकती है हिंदुस्तान की वो एक चीज से आ सकती है, वो है अफगानिस्तान का मैच। अगर हिंदुस्तान ने अपनी इज्जत बचानी है तो अफगानिस्तान वाला मैच समहाउ उनको जीतना होगा। मुझे जो समझ आ रही है इस वक्त कि अगर अफगानिस्तान विंस द टॉस and elected to bowl first तो प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत सख्त हिंदुस्तान को। और वहाँ पे अबू धाबी में मैच है, वहाँ तो बॉल वैसे ही फंसता है, और अगर आपने 150 भी किया और 250 भी कर लिया तो अफगानी छोड़ेंगे नहीं। सो मुझे तो इंडिया की और बुराई आते हुए नजर आ रही है और इट इज नॉट लुकिंग गुड। और भारत की एक और शर्मनाक शिकस्त पर भारतीय अवाम सीख पा हो गए। सोशल मीडिया पर तबसरे करके दिल की भड़ास निकाली। अवाम ने खिलाड़ियों को वतन वापस आने का मशवरा दे दिया। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। पहले शाहीनों से खाई मार, फिर कीवी से भी हार गए। कोहली 11 एक और इबरतनाक शिकस्त पर अपने ही अवाम के हाथों हो गए बड़े जलीलो ख्वार। T20 वर्ल्ड कप के अहम मैच में सूरमाओं की बदतरीन कारकर्दगी पर भारतीय शायकीन भड़क उठे। इंडियन प्रीमियर लीग पर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया। ट्विटर पर देखते ही देखते #ban IPL ट्रेंड करने लगा। एक सारिफ ने तो सस्ती फ्लाइट्स के रेट शेयर कर दिए, लिखा जल्दी वापस आओ। एक सारिफ ने दूसरी हार को कोरोना की दूसरी डोज करार दे दिया। एक सारिफ ने तो तंज किया कि अब भारतीय शायकीन के न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को ईमेल्स भेजने का वक्त हुआ चाहता है। 8 विकेटों से शिकस्त पर भारतीय अवाम के साथ साथ उनका मीडिया भी विराट कोहली 11 की खिंचाई करने लगा। एक भारतीय दिल जले ने नरेंद्र मोदी को ही मनहूस करार दे दिया। सोशल मीडिया पर भारतीय टीम को किसी ने दर्द दुबई का ताना दिया तो कोई जीत के लिए थोड़ा सा आसिफ अली मांगने लगा। किसी ने कहा इंडिया की टीम को डेंगू हो गया है। न्यूजीलैंड से शिकस्त, कीवी टीम से 8 विकेटों से हार के बाद भारतीय क्रिकेट टीम का तो जैसे जनाजा ही निकल गया।
मारो हमको और मारो। सोशल मीडिया पर दिल जले ने दर्द दुबई का ताना दिया तो कोई अफगानिस्तान से जीत के लिए आसिफ अली को मांगता रहा। भारत के साबिक सुपरस्टार कपिल देव ने भी घर के शहरों को T20 में कचरा करार दे डाला। अभी जितनी भी हम क्रिटिसाइज करें वो कम होगी, क्योंकि आपने कोई भी क्रिकेट इस तरह की नहीं खेली जो हम उम्मीद कर रहे थे। भारतीय मीडिया भी अपनी क्रिकेट टीम की हार पर मातम कर रहा है। हम जीत क्यों नहीं पा रहे? टाइम्स ऑफ इंडिया सवाल करता फिर रहा है। ताज़ा तरीन खबर से आपको अपडेट करते चलें कि बलूचिस्तान के सनती शहर हब में धमाका हुआ है और इस धमाके के नतीजे में एक गाड़ी के करीब हुआ है ये धमाका और इसके नतीजे में एक शख्स हलाक और एक जख्मी होने की इत्तला मौसूल हुई है। पुलिस और रेस्क्यू टीमें धमाके की जगह पर पहुंच गई हैं, जबकि धमाके में जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। बलूचिस्तान का सनती शहर है हब, यहाँ धमाका हुआ है और धमाका एक गाड़ी के करीब हुआ है। हुकूमत ने चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से वापस ले लिया। नए तीसरे तरमीमी ऑर्डिनेंस में चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार सदर मुमलिकत को मिल गया। 6 अक्टूबर के ऑर्डिनेंस में ये इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को दिया गया था। नए ऑर्डिनेंस के तहत साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को कोई रिलीफ नहीं मिल सकेगा। तब्दीली सरकार की एक और तब्दीली, एक बार फिर नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम। चेयरमैन नैब हटाने का तरीकाकार तब्दील, धोखाधड़ी, फ्रॉड और मजारबा केसेस वापस नैब के हवाले। 6 अक्टूबर से पहले के फ्रॉड के तमाम मुकदमात भी नैब सुन सकेगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की मंजूरी से तीसरा नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिया गया। नए ऑर्डिनेंस का इतलाक 6 अक्टूबर से होगा। नए ऑर्डिनेंस में चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से वापस लेकर सदर मुमलिकत को दे दिया गया। वफाकी हुकूमत ने 6 अक्टूबर के ऑर्डिनेंस में चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को दिया था। अटॉर्नी जनरल को चेयरमैन नैब को हटाने के तरीकाकार पर जुडिशल काउंसिल ने वजाहत की हिदायत की थी। नए तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। पहले से कायम तमाम मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस वैसे ही चलते रहेंगे। ऑर्डिनेंस के मुताबिक धोखाधड़ी, फ्रॉड केसेस और मजारबा केसेस भी वापस नैब के हवाले कर दिए गए हैं। 6 अक्टूबर से पहले के फ्रॉड के तमाम मुकदमात भी नैब सुन सकेगा। जाली अकाउंट्स के पुराने मुकदमात ऑर्डिनेंस के तहत जारी रह सकेंगे। तरमीमी ऑर्डिनेंस के मतन में दर्ज है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की तनसीब तक पुराने तरीके से ही शहादतें कलमबंद की जाएंगी। ज़र जमानत के तयन का इख्तियार भी अदालत को दे दिया गया है। और अब आपको खबर दें, सुबह मुआहदा करके शाम में कहा कि इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। पहले भी तहरीक लब्बैक से मुआहदे तोड़े गए। मुफ्ती मुनीब रहमान एक बार फिर विफाकी हुकूमत से नाला नजर आने लगे। कराची एयरपोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने जो किया मुल्क और रियासत के वसी तर मफाद में किया। फ्रांसीसी सफीर को निकालने के मुतालबे वाली बात झूठी है। सुबह मुआहदा किया जाता, दस्तखत किए जाते और शाम को टेलीविज़न पर बैठकर कहा जाता कि इस मुआहदे की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इनका मुतालबा है कि फ्रांसीसी सफारत खाना बंद कर दो, फ्रांसीसी सफीर को भेज दो, यूरोपियन यूनियन से ताल्लुकात तोड़ दो। ये झूठ था, सरासर झूठ था, किस्ब था। तो जब हुकूमत के बाइख्तियार लोग पब्लिकली झूठ बोलना शुरू कर दें तो फिर किसी पर एतमाद कैसे कायम हो। लिहाजा उसी सूरत में हमारे लिए बात करना मुमकिन था कि जब जिम्मेदारी को कबूल किया जाए, मुआहदा हो जाए तो उसके कंप्लायंस और उस पर अमल दरामद की पूरी ज़मानत हो। मुल्क भर में रेल का पहिया चल पड़ा। मजहबी जमात का एहतजाज खत्म होने के बाद ट्रेनों का निजाम फिर से बहाल हो गया। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक पेशावर और रावलपिंडी से आने और जाने वाली ट्रेनों का शेड्यूल बहाल कर दिया गया। आज पेशावर से कराची और कराची से पेशावर जाने वाली खैबर मेल अपने रूट से रवाना होगी। रात 12:30 बजे वाली रावल एक्सप्रेस रावलपिंडी और लाहौर दोनों अतराफ से रवाना होंगी। कल सुबह से तमाम ट्रेनें मुतबादिल रूट के बजाय मामूल के मुताबिक अपने मुकर्ररा रूट से रवाना होंगी। मुश्किल खड़ी करके हीरो बनने का फन कोई पीटीआई से सीखे। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की विफाकी हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा हुकूमत और कलअदम जमात में मामला पहले ही मुज़ाकरात के जरिए हल होना चाहिए था। हर मौके पर हुकूमत खुद को मुश्किल में डाल लेती है।
हर मौके पर कोई और आकर हुकूमत को मुश्किल से निकालता है। उन्होंने कहा कि वफाकी वज़रा ने हर चीज़ की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर डालनी है तो वफाकी हुकूमत भी हमारे हवाले कर दें। ये खुद ही अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में ले आते हैं और इस सिचुएशन में आके फिर वो SOS का पैगाम देते हैं और फिर दूसरों कहते हैं आओ मदद के लिए, और बाकी लोगों को आके इनको बेल आउट करना पड़ता है। ये एक बार नहीं, आप हर क्राइसिस की सिचुएशन में देखें कि इनको बेल आउट कोई और आके करता है। अदालत उज़्मा के हुक्म पर अमल दरामद कैसे कराया जाए, नस्ला टावर को कैसे गिराया जाए। 5 कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से गैर कानूनी करार दी गई बिल्डिंग गिराने की हामी भर ली। डिप्टी कमिश्नर की जेर सदारत अहम इजलास में नस्ला टावर गिराने के मामले पर बात की गई। 4 मकामी कंपनियां रिवायती तरीके से जबकि नस्ला टावर गिराने की हामी है, जबकि एक बैनुल अक़वामी कंपनी कंट्रोल ब्लास्टिंग से इमारत गिराने को तैयार है। सिफारिशात कल कमिश्नर कराची को पेश की जाएंगी, जबकि 3 नवंबर तक कंपनियों की जानिब से पेशकश पर हतमी फैसला किया जाएगा। अदालत उज़्मा के बाद अब अदालत आलिया ने भी बड़ा हुक्म जारी कर दिया। गैर कानूनी नस्ला टावर और तजूरी हाइट्स के बाद अब बारी है पोर्शंस की। सिंध हाई कोर्ट ने 4 मंजिला पोर्शंस मक्का टेरिस के खिलाफ कार्रवाई 1 माह में मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस फैसल कमाल का कहना है कि अब हर केस में ऐसा ही फैसला होगा। अदालत ने DG SBCA को हुक्म दिया है कि अफसरान जिंदा हैं या मुर्दा, हाजिर सर्विस हैं या रिटायर्ड, सबके नाम बताएं और 1 हफ्ते में हर अफसर के खिलाफ कार्रवाई यकीनी बनाएं। अदालत उज़्मा ने कराची की गैर कानूनी इमारत नस्ला टावर को कंट्रोल ब्लास्टिंग से मुनहदम करने का हुक्म कह दिया। ऐसा लगा कि दुनिया की कोई अनोखी बात कर दी है। 27 अक्टूबर को तहरीरी हुक्मनामा जारी होने के बाद 1 हफ्ते में इमारत गिरानी थी, लेकिन यहाँ हुकूमत को कोई ठेकेदार ही नहीं मिल रहा। यहाँ एक नजर डालते हैं कि कंट्रोल ब्लास्टिंग होती क्या भला है। कंट्रोल ब्लास्टिंग कानकुनी और तामीराती सनतों में राइज एक अहम तरीका है जो मखदूश इमारतों, पुलों और चट्टानों को गिराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूरोप, अमेरिका और अरब रियासतों समेत हमारे पड़ोसी ममालिक में भी यह तरीका आम है। लेकिन कराची में जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने शार फैसल पर नर्सरी के करीब सर्विस रोड पर बनी गैर कानूनी इमारत नस्ला टावर को कंट्रोल ब्लास्टिंग से गिराने का हुक्म दिया तो जैसे कोई अनोखी बात कह दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तो 27 अक्टूबर के बाद 1 हफ्ते में इमारत गिराने का हुक्म दिया था, लेकिन हमेशा की तरह बेदिली से अदालती हुक्म पर अमल करने वाली इंतजामिया को कंट्रोल ब्लास्टिंग से इमारत गिराने वाली कंपनी ही नहीं मिल रही। माहिरीन तामीरात के मुताबिक नस्ला टावर मस्मार करने के लिए कंट्रोल डेमोलेशन या इम्प्लोशन का तरीका इस्तेमाल हो सकता है। इसमें धमाका खेज मवाद को बीम, पिलर्स, स्लैब्स के साथ नस्ब करके टाइमर और तरतीब से फाड़ा जाता है। जो टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है उस टेक्नोलॉजी को कंट्रोल डेमोलेशन या इम्प्लोजन कहते हैं, जिसके अंदर बिल्डिंग को बाकायदा उसकी एक्सप्लोजन को डिज़ाइन किया जाता है। जो एक्सप्लोजिव्स उसके स्ट्रक्चरल मेंबर्स के साथ, कॉलम्स के साथ, बीम्स के साथ, स्लैब्स के साथ लगाए जाते हैं, वो ना सिर्फ कैलकुलेटेड होते हैं बल्कि टाइम्ड होते हैं। अब जबकि अदालती मोहलत में 2 रोज रह गए हैं तो देखते हैं इंतजामिया कौन से नए बहाने तराशती है, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि नस्ला टावर गिरा तो गिरने वाली इमारतों की लाइन लग जाएगी। और कयास आराइयाँ दम तोड़ गई। लाहौर के हल्का NA 133 के ज़िमनी इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे, इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्के में इंतखाबात मुलतवी होने की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। ज़िमनी इंतखाबात 5 दिसंबर को ही होंगे। और वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत कोर कमेटी का इजलास हुआ। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वजीर इत्तलात फवाद चौधरी और मोमिन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि वजीर आजम महंगाई से मुतालिक पैकेज का ऐलान करने जा रहे हैं। इजलास में कलअदम तंजीम से मुतालिक किसी नौयत की बात नहीं की गई। PTI कोर कमेटी ने इलेक्शन कमीशन से जारी नोटिस पर गहरी तशवीश का इजहार किया है।
महंगाई के हवाले से एक बहुत बड़ा पैकेज वज़ीर आज़म अनाउंस करने जा रहे हैं। इस मामले के ऊपर बातचीत जो है वो भी नहीं हो रही है। जिस तरह से शाह महमूद कुरैशी साहब ने कल अनाउंस किया था, वो वक्त आने के ऊपर वही बताएंगे। इस तरीके से आज़म सवाती साहब को उनके उस नोटिस को हैंडल किया गया और फवाद चौधरी साहब को, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पूरी कोर कमेटी थी इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर साहब, जमहूरी मुल्कों में ये जमहूरी रवैये नहीं है कि बात करने की भी आज़ादी ना दी जाए। जमहूरियत में जैसे आप भी बात करने की आज़ादी मांगते हैं, तो चौधरी साहब ने, आज़म सवाती साहब ने भी बात की आज़ादी दी। पाक ईरान समंदरी सरहद पर नायाब आरा मछली माहीगीरों के जाल में फंस गई। WWF पाकिस्तान के मुताबिक आरा मछली नायाब आबी हयात है। उसकी नस्ल पिछले कई बरसों से मादूमियत के खतरे से दो चार है। आरा मछली की दरियाफ्त इस बात की अक्कासी है कि नायाब मछली अब भी पाकिस्तानी समंदरों में पाई जाती है। आज 1 नवंबर के दिन को यौम आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान के तौर पर मनाया गया। चिनार बाग में इस हवाले से परचम कुशाई की तकरीब हुई। तकरीब में वज़ीर आला खालिद खुर्शीद समेत दीगर सिविल और अस्करी हुक्काम ने शिरकत की। इस्लामाबाद लोक विरसे में 7 रोजा मेले का इफ्तिताह कर दिया गया। मेले में पाकिस्तानी सकाफत को फरोग देने के लिए हर सूबे की नुमाइंदगी की गई। रिपोर्ट कर रही हैं इस्लामाबाद से आफ्ताब जहां। लोक विरसे में पाकिस्तान के चारों सूबों की सकाफत को एक प्लेटफॉर्म पर दिखाने के लिए 7 रोजा मेले का इफ्तिताह किया गया। मेले में हर सूबे के सकाफत और तहजीब को उजागर किया गया है। गिलगित बल्तिस्तान, KPK, सिंध और बलोचिस्तान के सकाफती रंग लोक विरसा में नजर आते हैं। सकाफती मेले में आई सेनेटर गजाला का कहना था कि लोक विरसा पाकिस्तान की सकाफत को उजागर करने में बहुत अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान जो है वो दुनिया के बेहतरीन लोगों का एक मजमुआ है। हमारी एक हिस्ट्री है, एक कल्चर है, एक सकाफत है, और जिससे कोई भी अपने आप को छुपा नहीं सकता। मैं समझती हूँ कि इंटरनेशनल बायर्स को भी यहाँ आने की ज़रूरत है इसमें, ताकि यहाँ पर वो लोग जो कि जानते नहीं हैं कि कितने क्राफ्ट्स हमारे पास मौजूद हैं, मुख्तलिफ सूबों में हर जगह का अपना क्राफ्ट है, उससे उनकी आगाही हो और हमारा जो सामान है वो इंटरनेशनल मार्केट तक पहुँचे। मुंतज़िमीन ने सकाफती मेले को खुशाइंद करार दिया और कहा कि इस तरह के मेलों से लोग अपनी सकाफत से रोशनास होते हैं। इस्लामाबाद लोक विरसा में सकाफती मेले का इनेकाद किया गया है, जहां तमाम सूबों ने अपनी नुमाइंदगी की है। लोक विरसा पाकिस्तानी सकाफत और तमद्दुन को बरकरार रखने में एक अहम किरदार अदा करता है। कैमरामैन उमेर रफाक के साथ आफ्ताब जहान, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।